चलिए देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का हिस्ट्री का। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग यह बुक बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा पॉइंट को लेकर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसमें कहाँ से देखेंगे, साइमन कमीशन। ठीक है, पेज नंबर 344 है, ये अगला वीडियो है। ठीक है, भाग नंबर 3 वीडियो है। कहाँ से स्टार्ट है, साइमन कमीशन। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा है। ये प्रेमचंद जी का कहा हुआ है। क्योंकि देखिए, जो दूसरे का बात कहा हुआ कैसे कोई विश्वास होता है, झूठ साच सब हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? जस्टिस पार्टी ने। किसने नहीं किया था? जस्टिस पार्टी ने। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे किन दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस की लाठियां खाई थी? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली और बाल्डविन द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? नवंबर 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? नवंबर 1927 को। अब अगला क्वेश्चन है, जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य उदारवादी दल से संबंधित था? सर जॉन साइमन। कौन था? सर जॉन साइमन था। अगला क्वेश्चन है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। कौन है? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अब कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में बहिष्कार करने का निर्णय किया था? मद्रास अधिवेशन, दिसंबर 1927 ईस्वी। अब दिसंबर 1927 ईस्वी में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। कौन है? M.A. अंसारी। अब साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? फरवरी 1928 में। नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया, फरवरी 1928 में भारत आया था। अब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। किस पर आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। अब साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? सर जॉन साइमन के नेतृत्व। किसके? सर जॉन साइमन के अध्यक्ष में। अब साइमन कमीशन के सदस्यों के कौन कौन उदारवादी थे? उदारवादी थे। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी से था, क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से, बर्नोन हार्टसोन लिबरल यूनियन पार्टी से, हैरी लेवी लॉसन लिबरल यूनियन पार्टी से, सेसिल जॉर्ज कार्डोगन कंजर्वेटिव पार्टी से, जॉर्ज रिचर्ड लेनफोर्स कंजर्वेटिव पार्टी से, डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हार्वर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड बार्केनहेन। कौन है? लॉर्ड बार्केन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारतीय संविधान आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन ने। यानी भारतीय संविधान आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन सोर ने। अब देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन देखते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुति की थी। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुति दी थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। अब साइमन गो बैक
किनारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गो बैक किनारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय बैठक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी दिल्ली के। डॉक्टर A.M. अंसारी दिल्ली के। भारत में साइमन कमीशन का आविष्कार किया गया था क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया साइमन कमीशन बहिष्कार किया गया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। अब किसने कहा था मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित हो गए? लाला लाजपत राय ने 1865 से लेकर 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी प्रहार के कारण चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। अब किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है? मोतीलाल नेहरू ने। किसको कहा गया? मोतीलाल नेहरू को। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? 27 मई 1930 को। यानी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 27 मई 1930 को प्रस्तुत की थी। अब इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? संवैधानिक प्रगति। क्या था? संवैधानिक प्रगति। अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। क्या है नेहरू रिपोर्ट? किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राजस्व की मांग की थी? मोतीलाल नेहरू। मार्च 1926 ईस्वी में सर तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने। अब साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? अब M.L. नेहरू ने। M.L. नेहरू 1928 में। अब नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और किसका विषय था? मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में किन विषयों की अनुशंसा की गई थी? अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, डोमिनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा की मांग है। अब कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य था? तेज बहादुर स्प्रू, सुभाष चंद्र बोस, G.R. प्रधान, M.R. जयकर, N.M. जोशी, सर अली इमाम, शोएब कुरैशी। अब कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अब 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से कौन संबंध थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 28 मार्च 1929 में दिल्ली को। अब लाहौर अधिवेशन 1929 को एवं पूर्ण स्वराज के बारे में जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज्य के सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाएगा? मौलाना हसरत मोहानी, वर्ष 1921 में। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज्य कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? हसरत मोहानी। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल था? भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, स्टेट ऑफ डोमिनियन फॉर इंडियन। अब पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? J.L. नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? J.L. नेहरू ने।
अब किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। कब प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी वह कौन था? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 के। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। अब 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिवेशन है कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकार किया गया था। अब 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। अब किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अब पूर्ण स्वराज की वैधता के समय साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। आप पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। अब 1929 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अब महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 ईस्वी को एक पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है? डांडी मार्च इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी द्वारा। अब 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? 78। कितने? 78। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत ले लिया था? 12 मार्च 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से। कहाँ से प्रारंभ किया था? दांडी से प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा के समय ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। अब दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। कौन सा कानून? नमक कानून तोड़ने के लिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद। कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद। अब दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन। दांडी यात्रा कितने दिन चली? 24 दिन।
दांडी कहाँ पर स्थित है? नवसारी गुजरात में। कहाँ स्थित है? नवसारी गुजरात में। अब किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? गुजरात 31, महाराष्ट्र 13, उत्तर प्रदेश 8। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? 241 मील। 241 मील की। अब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़े। अंत तक लड़ो। क्या तो अंत तक लड़ो। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर अदायगी पर रोक लगाना, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। अब किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह में। अब किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? गांधी की दांडी यात्रा से 5 अप्रैल 1930 को। अब भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। किसको माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि से को किया था? 6 अप्रैल 1930 को। अब नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी ने के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किससे लिया था? अब्बास तैयब जी। कौन है? अब्बास तैयब जी से। अब ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों के महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया था? यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश है। इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय, भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना एवं ऐसा कभी सुना नहीं गया है। अब गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? बेब मिलर। क्या था? बेब मिलर था। अब किस अमेरिकी पत्रकार ने 1931 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? बेब मिलर ने। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ के नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? धरसना। कौन है? धरसना। अब धरसना नामक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाताओं ने बृहत विवरण प्रदान किया था? बेब मिलर ने। किसने किया था? बेब मिलर ने। अब किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि धरसना जैसे भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है? बेब मिलर ने। कौन है? बेब मिलर ने। अब महात्मा गांधी ने धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। कहाँ थे? यरवदा जेल में। अब आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब किसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को। अब किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालचारी। कौन है? सी राजगोपालचारी। अब उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था?
हरिहर दास के, किसके? हरिहर दास के। अब है उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर सिंह ने। अब तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिराज गोपालचारी ने। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंध था? सिराज गोपालचारी, अब्बास तैयब जी तथा सरोजिनी नायडू। अब मालाबार में कालीकट से पोयानूर तक की नमक यात्रा किसने की थी? के कलप्पन ने। किसने किया था? के कलप्पन ने। अब किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्यों से शिविरों की स्थापना की गई थी? आंध्र प्रदेश के। अब उड़ीसा में किस गांधीवादी नेता के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गोपाल बंधु चौधरी ने। किसने? गोपाल बंधु चौधरी ने। अब बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार। अब खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। अब सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। क्या है? खुदाई खिदमतगार, 1929 ईस्वी। अब लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती रेड शर्ट। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? अब्दुल गफ्फार खान। फर्क अफगान की उपाधि किसे मिली थी? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अब खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? लाल कुर्ती के नाम, लाल कुर्ती वाले। अब भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों के किस आह्वान किया था? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवाद, एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। अब गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीरचंद्र सिंह गढ़वाल था। वीरचंद्र सिंह गढ़वाल। अब जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अब रानी गैडिनलियू उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्रता सेनानी थी। वह किस राज्य से संबंधित थी? मणिपुर से। किससे थी? मणिपुर से। अब नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? रानी गैडिनलियू को। अब बेगूसराय के एक चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अब प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया था? 1934 ईस्वी में। अब भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब गांधी इरविन समझौता के बारे में जानते हैं। क्या है? गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? 26 जनवरी 1931 ईस्वी को। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को रिहा किया गया था। अब किसने गांधी इरविन समझौता का प्रारूप तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 5 मार्च 1931 ईस्वी को।
5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था? दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता के प्रमुख शर्तें के जानते हैं। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वाले को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। अब गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौता में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? तेज बहादुर अस्प्रू एवं M.R. जयकर ने। अब किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन के बारे में जानते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? वल्लभ भाई पटेल। कौन है? वल्लभ भाई पटेल। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था जो 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने। अब 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? कराची कांग्रेस 1931 ईस्वी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रिय और सम्मानित पराकाष्ठा माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। अब कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौता का विरोध नहीं किया था? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। कौन है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। अब गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? 1930 में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड। 12 नवंबर 1930 को 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने? मौलाना मोहम्मद अली ने। अब लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? के.टी. पाल ने। किसने किया था? के.टी. पाल ने। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में कथन है। 1930 में आयोजित हुआ था गोलमेज सम्मेलन प्रथम। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। अब गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य था? दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक। अब लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। क्या था? सेंट जेम्स पैलेस। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका क्या नाम था? SS राजपुताना। क्या था? SS राजपुताना। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में।
अब है किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर। अब है कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। अब है बकिंघम पैलेस में 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही तथ्य है। 19 नवंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया। सम्राट ने उससे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? गांधी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार अपने पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया है। अब है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। किसने कहा था महात्मा गांधी दक्षिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 14 अगस्त 1931 में मुंबई में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? 3 जनवरी 1932 को। तीसरी गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 ईस्वी में 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। अब है उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे? मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल थे। अब है उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम और तृतीय में। अब है गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को रखा। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों को प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब है सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट के बारे में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अब है सांप्रदायिक पंचायत का जनक कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचक का अधिकार दिया गया था? दलित वर्ग को दिया गया था। अब है अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों ने। सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही तथ्य है। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल से होता था। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। अब महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 को। बड़ा क्वेश्चन छोड़ देना, उतना नहीं पूछता है। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी की घोषणा की कम्युनल अवार्ड का। अब है BR अम्बेडकर व गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, वो क्या कहलाया? पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अब है सांप्रदायिक अधिनिर्णय
की घोषणा के पश्चात किसे सांप्रदायिक किया गया था? पूना समझौता को। अब है पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? मदन मोहन मालवीय। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा सी राजगोपालचारी। अब है किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? एम के गांधी। 1932 ईस्वी में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। अब पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। अब है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट को क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 से 47, 147, 71 से 147। अब ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? हरिजनों के लिए आरक्षित सहती संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना जा गया था, कब गठन हुआ था? 30 सितंबर 1932 को। अब है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अब है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। अब है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.डी. बिड़ला। अब है गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 ईस्वी को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वर्धा से। अब है दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? गांधी जी ने। अब है कौन सा समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? नवजीवन। क्या है? नवजीवन। अब है पूना पैक्ट के बारे में जानते हैं। गांधी जी पृथक निर्वाचक के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए। अब गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया, जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। अब है पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक रचना को समाप्त कर दिया गया है। अब है प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई है। अब केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मदन मोहन मालवीय और एम.सी. राजा ने इसका सफलता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया गया है। अब प्रमुख दलित संगठन और उनके संस्थापक के बारे में जानते हैं। दलित संगठन संस्थापक वर्ष ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन एम.सी. राजा 1926 ईस्वी में। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी 1932 में। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम 1935। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बी आर अम्बेडकर 1942 ईस्वी। अब है प्रमुख राजनीतिक घटनाएं और उनकी तिथियां। प्रमुख घटनाएं वर्ष दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया था 23 मार्च 1931 को, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था, गांधी जी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को हुआ था। अब पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में चलते हैं, पढ़ते हैं
क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। 1913 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। जयप्रकाश नारायण। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी? कलकत्ता, 27 दिसंबर 1928 को। अब समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहता था? जवाहरलाल नेहरू। अब 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना, मई 1934 ईस्वी में। अब 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? जयप्रकाश नारायण था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन था? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के नारायण कौन था? जयप्रकाश नारायण। अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कुछ कथन है, उसके बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया। यह समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र का विरोध किया गया है। अब मुंबई मैनिफेस्टो के बारे में सही कथन है। मुंबई मैनिफेस्टो यानी मई 1936 ईस्वी में बम्बई के 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था। इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। अब किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ को। भारत तथा विश्व की समस्याओं को हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है। यह प्रसिद्ध उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया है? समाजवादी। नेहरू का किसमें विश्वास नहीं था? आर्थिक असमानता में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों के विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू को। अब किस राज्य में समाजवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तोमू आंदोलन चलाया था? आंध्र प्रदेश। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल 1946 में। अब प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया था? 1935 के अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब से संपन्न हुए थे? फरवरी 1937 में। अब 1937 ईस्वी में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। वर्ष 1937 ईस्वी में चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 6 गो संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास, मुंबई। 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? पंजाब, सिंध और बंगाल। पंजाब, सिंध और बंगाल। 1937 ईस्वी प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। कितने महीने? 28 महीने चला था। अब अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। संयुक्त प्रांत का प्रीमियर
प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था? गोविंद वल्लभ पंत बना। कौन बना था? गोविंद वल्लभ पंत। वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 ईस्वी में आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? बम्बई, असम तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। 1937 ईस्वी में चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को। अब बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने। 1937 ईस्वी में चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित, स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री। अब जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1937 ईस्वी में जापान द्वारा चीन पर हमला करने के विरोध में। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुसलमानों का शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट है पीरपुर रिपोर्ट 1938, शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939। अब फजलुल हक रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग अमंडर, कांग्रेस रूल दिसंबर 1939 ईस्वी। अब 1937 ईस्वी में चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र क्यों दे दिया? दिसंबर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। अब 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस। अब मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 22 दिसंबर 1939 से शुक्रवार, मुक्ति दिवस के रूप में। अब 1937 ईस्वी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सिराज गोपालचारी। अब हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा संकट। हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा संकट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? एस.सी. बोस ने। किसने की थी? एस.सी. बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब किस समस्या पर 1938 ईस्वी में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। अब नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? त्रिपुरी अधिवेशन। क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 1939 में। कब किए गए थे? 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। अब 1939 ईस्वी को त्रिपुरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद किया था? शरत चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र त्रिपुरी संकट के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। अब कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर। अब किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में
देखा जिसमें भारतीयों का उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। सुभाष चंद्र बोस, उन्हें सुभाष चंद्र बोस। अब है फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जानते हैं। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। एसी बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 को। अब अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने के साथ साथ कौन जुड़े थे? और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे शिलभद्र याजी। क्या है? शिलभद्र याजी। अब देसी रियासतों के बारे में आते हैं। क्या है? देसी रियासतों के बारे में जानते हैं। किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 17 से 18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। त्रिपुरा की देसी रियासतें स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में क्यों शामिल हुई थी? बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। अब किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी। भारतीय रियासत समिति या बटलर समिति का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध का सुधारना। अब ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 5 दिसंबर 1927 को। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर के राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर। सीपी रामास्वामी अय्यर। 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर। 1945 ईस्वी छठा। 1939 ईस्वी लुधियाना में। अब भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था? 1947 में। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल के। किसके रूप में? सरदार पटेल के। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना रखी गई थी? पंजाब में। अब देशी राज्यों में से कौन सा राज्य यथावत समझौता का पक्षधर था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। अब रियासत विभाग अथवा राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। अब राज्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। राज्य विभाग की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। भारतीय राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंबित किया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ के दीवान जिन्हें बाध्य होकर जूनागढ़ का प्रशासन संभालने हेतु भारत सरकार को आमंत्रित किया था? शाह नवाब भुट्टो। 8 नवंबर 1947 को। 1946 से 47 ईस्वी के दौरान हैदराबाद का निजाम कौन था? मीर उस्मान अली आसफ जहां। अब हैदराबाद के साथ यथावत समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 29 नवंबर 1947 को। मीर लाइक अली और लॉर्ड माउंटबेटन। अब सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? मैसूर में। कहाँ था? मैसूर में था। अब स्वतंत्रता पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? पूर्व राजाओं से। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में राज परिवारों का प्राप्त होने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? इंदिरा गांधी 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण से। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध किसने युद्धग्रस्त घोषित कर दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र क्यों दे दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आज किस सिद्धांत का उल्लंघन है? अहिंसा का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। 1940 से 45 तक। किसने अंग्रेजों को एशिया छोड़ने को कहा था? महात्मा गांधी ने। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। अब है पाकिस्तान की मांग के बारे में पढ़ते हैं। क्या है पाकिस्तान की मांग? भारत में मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद इकबाल था। कौन था? मोहम्मद इकबाल। किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुसलमान राज्य का प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार निश्चित व्यक्ति हुई थी 1930 ईस्वी को मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। अब भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली और उसके मित्रों ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली। 1933 में। इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 ईस्वी में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव किया था? चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। अब पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में पारित किया था? लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने खुलकर प्रथम बार भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग किस वर्ष में हुई? अपने वार्षिक अधिवेशन में की थी 1940 में। कब की थी? 1940 में। अब पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? सिकंदर हयात खान, फजलुल हक। कौन है? सिकंदर हयात खान और फजलुल हक। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रखा था? खली कुजमा ने। किसने रखा? खली कुजमा ने। अब मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 23 मार्च 1940 को। कब किया गया था? 23 मार्च 1940 को। अब मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन 1940 में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी वह कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। किसने व्यक्त किया था? मोहम्मद इकबाल ने। अब मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। वे 2 राष्ट्र सिद्धांतों के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 को। अब किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कराची 1947 को। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को मानते हैं। अब अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव के बारे में आते हैं।
अगस्त प्रस्ताव। वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिथगो ने। 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव में क्या देने को कहा गया था? डोमिनियन स्टेट। क्या दिया कहा गया था? डोमिनियन स्टेट देने का कहा गया था। अब है व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? विनोबा भावे को। किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरी सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। अब है सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद फौज। देखेंगे सुभाष चंद्र बोस से हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक, उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। अब सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकी नाथ बोस। कौन थे? जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा ICS कब उत्तीर्ण की थी? 1920 में। कब उत्तीर्ण की थी? 1920 में। अब सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्त का देशभक्त कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? 2 बार। हरिपुरा 1938 में, त्रिपुरा 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 3 मई 1939 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ इंडियन लीजन की स्थापना की थी? 1941 ईस्वी में, बर्लिन में। 1941 ईस्वी के बर्लिन में। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? आयरलैंड मैसेटा 1941 ईस्वी। आयरलैंड मैसेटा 1941 ईस्वी। अब सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रही थी? एक भारतीय तीर्थ यात्रा। एक भारतीय तीर्थ यात्री। अब आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ज्ञानी प्रतिम सिंह और मेजर फुजीवार। कौन है? ज्ञानी प्रतिम सिंह और मेजर फुजीवार। अब INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? मोहन सिंह ने। किसने की थी? मोहन सिंह ने। अब यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकी दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ, रासबिहारी बोस ने कहा था। अब किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रासबिहारी बोस ने। अब रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? 4 जुलाई 1943 को। अब 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर अस्तित्व में आई थी? तत्कालीन मलय में, वर्तमान सिंगापुर में। अब किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? सिंगापुर, 4 जुलाई 1943 को। अब किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। अब जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। किसने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन
भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? 21 अक्टूबर 1943 को, ईस्वी को। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश के विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह किसका घोषणा? सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? शहीद और स्वराज द्वीप, 8 नवंबर 1943 को। अब निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप। 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था कहाँ पर स्थित है? सिंगापुर तथा रंगून में। अब आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? रंगून। सिंगापुर से रंगून, 1944 ईस्वी। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को। अब किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपति। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद रेडियो पर आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब मनाया गया था? 5 से 11 नवंबर 1945 ईस्वी को। अब आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 12 नवंबर 1945 को। अब कौन आज़ाद हिंद फौज INA से जुड़े हुए थे? प्रेम कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह, शाहनवाज तथा रशीद अली। अब INA अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? लाल किला, दिल्ली में। अब दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज अभियोग कब चलाया गया था? 1945 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किया था? गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज। अब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? भूला भाई देसाई, सर तेज बहादुर स्वरूप, कैलाशनाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने। अब किसने 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूला भाई देसाई ने। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सजा हुई थी? प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह तथा शाहनवाज को। अब आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? रशीद अली को। अब किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य है जिन्होंने 1920 ईस्वी ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर 4था स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन स्ट्रगल के विषय में सत्य है। यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचना 1920 से 1940 के मध्य करती है। इसे हरिपुरा 1938 और त्रिपुरा 1939 अधिवेशन की चर्चा है। इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एंड आफ्टर है। अब अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद का विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम थे? जवाहरलाल नेहरू। अब प्रमुख घटनाएं हैं, देख लेते हैं। जैसे योजना तिथि, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1942 को। अब सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक
जुलाई 1943 में INA ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मई 1944 में सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना 8 अगस्त 1945 को। दिल्ली हिंद फौज का मुकदमा 1945 को, नवंबर 1945 को। अब है नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को। अब है राजगोपालचारी के बारे में जानते हैं। गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालचारी अपनी योजना कब प्रस्तुत की थी? 10 जुलाई 1944 को। CR फॉर्मूला मैंने राजगोपालचारी योजना का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, अगला चैप्टर में देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।